हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बीपीएससी टीचर के लिए 3.0 के लिए तो 3.0 के लिए अगर हम लोग देखें तो छठा क्लास का जो एससीईआरटी की जो किताबें थी, सर्व शिक्षा अभियान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, वो हम लोगों ने ख़त्म किया। उसका जो निचोड़ था उसे ख़त्म किया। अभी जो हम लोग देख रहे हैं 7 क्लास का है, 7th क्लास का है ना। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 7 हो जाता है, समग्र शिक्षा अभियान है ना, अतीत से वर्तमान तक। ये हमारा जो पार्ट है 2 हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को आज करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो मैटर बनता है, यहीं से सवाल उठा करके डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के टीचर में। बहुत सवाल है जो हम लोगों ने देखा है सॉरी डायरेक्ट सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। और बीपीएससी पीटी ही नहीं बल्कि मेंस भी यहीं से डायरेक्ट बहुत बार प्रश्न उठाया है। तो इस किताब को कम मत आकिए। अगर बीपीएससी का टीचर बनना है, फाइट करना है, एक ही बार में फाइट करना है तो आपके पास इन किताबों का समग्र होना चाहिए। अगर संग्रह आपके पास है और एनसीईआरटी की किताबें आपके पास है तो फिर आपका चाहे बीपीएससी कितना भी स्टैंडर्ड प्रश्न बना दे, लेवल बढ़ा दे, लेकिन आप बना पाएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग अतीत से वर्तमान जो भाग 2 है, ठीक है, इसका हम लोग निचोड़ देखेंगे। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे अतीत से वर्तमान भाग 2 है ना, एससीईआरटी है। और चलिए पेन ले लिया जाए, ठीक है। इससे पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय से जो प्रश्न बनते हैं, कहें कि जो निचोड़ है, जो सारांश उसका भी है ना, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग लिए हैं। पहला अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। अगर आपके पास किताब होगा तो देख लीजिएगा, है ना, कहाँ, कब और कैसे। यहाँ से जितना भी मैटर बनता है कोशिश रहेगा कि आपको रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये सब किताबें जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10 से 12 घंटा अगर डेली आप पढ़ भी लेते हैं तो अभी भी बहुत टाइम है ना, मार्च आने में टाइम तो उतना है नहीं आपके पास, लेकिन आपके लिए 12 से 15 घंटा जितना एनर्जी है लगा दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट एकदम निश्चित तौर पे हो जाएगा। देखिए कहता है भारत देश में, पहला पॉइंट इसका है भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था। तो ये देखिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज किसके समय में हुआ, औरंगजेब के समय में हुआ। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है ना, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो मुगल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है बाबर। बाबर के बाद उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है हुमायूं। हुमायूं से प्रश्न इसलिए पूछता है कि उस समय शेर शाह का काला जाता है। और हुमायूं के बाद जो है वो हो जाता, हुमायूं के पुत्र ही हैं अकबर, और अकबर के पुत्र हो जाते हैं जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र हो जाते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो होते हैं आपकी औरंगजेब हो जाते हैं। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ, सबसे ज़्यादा, है ना। यही सवाल पूछता है तो कब हुआ, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कहता है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, है ना, वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। किसने, याद रखिएगा, बाबर ने किया था। बाबर को हम लोग मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः देखा जाए तो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, जो बहुत बार प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है ना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा
पूछा गया है कि बिहार शब्द का प्रयोग है ना किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलती है, उस ग्रंथ का रचनाकार कौन है और कौन सा काल में। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। और ये देखिए 7वीं क्लास का सेकंड जो भाग है उसका यहीं से इसी में इस किताब में इसका वर्णन किया गया है। देखिए सबसे पहले बिहार शब्द का जो प्रयोग है 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार है जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज, है ना। मिनहाज ए सिराज के ग्रंथों में ही बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ और उनके ग्रंथ का नाम है तबकात ए नासरी। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है ना। तबकात ए नासरी में ही बिहार शब्द का पहली बार वर्णन किया जाता है और तबकात ए नासरी का जो राइटर है उनका नाम है मिनहाज ए सिराज, है ना। देखिए इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है आपसे इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी है ना तबकात नासरी से मिलती है। मिनहाज सिराज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक है ना नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिनहाज सिराज ने इस पुस्तक को किसके प्रति समर्पित किया, तो गुलाम वंश के जो शासक थे नासरुद्दीन महमूद को इन्होंने क्या किया, समर्पित किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो पॉइंट है, मिनहाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज बिहार नाम दिया, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मिनहाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को क्या नाम रखा, क्या नाम दिया, तो अर्ज बिहार नाम रखा है, अर्ज ए बिहार, है ना, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया, अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस पर आधारित था, पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन जो है किस पर आधारित है, तो कृषि पर, है ना, कृषि पर आधारित था। सबसे पहले कागज, ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कागज का जो निर्माण था, जो आविष्कार था, चीन ने किया कब, 100 ईस्वी के आसपास। अगला जो पॉइंट है 13वीं शताब्दी के आसपास जो है, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग किया गया। ये कुतुबनुमा पूछा जाता है, कुतुबनुमा जो है ये क्या है ना, बहुत सारा चीज़ दे देगा, लेकिन यह हो जाता है दिशा सूचक यंत्र हो जाता है। हालांकि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो नाविक हैं, जो समुद्री यात्री करते हैं, खास करके देखा जाए तो यूरोप के जैसे पुर्तगाल और पेनिस के लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा, है ना, इस्तेमाल किया था। पेरिस वाले कहें या आपको कहें कि पुर्तगाल, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया जिससे समय की सही सूचना दी जा सके, है ना। ये नक्षत्र जो घड़ियाँ है, इससे धूप घड़ी, है ना, एक जल घड़ी लगवाया जिसमें समय की सही सूचना दी जा सके। अगला कहता है कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है ना। दरिया साहब का नाम क्या है, उल्लेखनीय है। चलिए आगे बढ़ा लीजिए इसको। दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है और ये दरिया साहब का जन्म जो है शाहाबाद में हुआ था और यही शाहाबाद में जन्म आपके बीर सिंह का भी हुआ, है ना। और कहा जाता है कि एक मुस्लिम परिवार में हुआ था इनका जन्म, है ना। दरिया साहब का जो जन्म है शाहाबाद में हुआ और शाहाबाद ज़िले में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए पटना ज़िले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद
एक प्रमुख सूफी संत थे। पूछा जा सकता है पटना जिला के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद जो है ये सूफी संत हो जाते हैं। अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसको अभिलेखागार कहा जाता है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि अभिलेखागार किसे कहा जाता है, तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है ना। राष्ट्रीय या राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी, पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन होते हैं, कलहन, ठीक है। और कलहन ने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है ना। कलहन के बारे में पूछा जा सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में और वहाँ के राजवंशों के बारे में वर्णन मिलता है कहाँ पे, तो राजतरंगिणी ने। राजतरंगिणी एक ग्रंथ है जो कलहन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अगला देखिए तहकीके हिंद या तारीख उल हिंद, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत BBI है। तहकीके हिंद या तारीख उल हिंद जो है ये किसने लिखा, तो अल-बरूनी ने लिखा है। अल-बरूनी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। अभी हम लोग पहला ही भाग कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त और धमाकेदार मटेरियल दिया हुआ है उसमें। अगर आप लोग ACERT की किताबें अगर 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अगर स्ट्रांग हो जाए तो लोग BPSC का सिविल सर्विस फाइट कर जाते हैं। NCERT से भी बेहतर किताबें कभी कभी लगती है, बहुत बेहतर किताब है ये। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, उस समय के रीति रिवाज, अल-बरूनी ने उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी दिया, ये अल-बरूनी ने दिया, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग तबकात-ए नासरी, मिनहाज उस सिराज एवं मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा मिलता है यहाँ पे। गुलाम वंश के जो शासन है और इसके बारे में विस्तृत अगर जानकारी चाहिए तो तबकात-ए नासरी, और तबकात-ए नासरी हो गया या मिनहाज सुराज, है ना। एवं मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा मिलती है ना। तारीख़ फिरोज शाही जो है आप देखिएगा, इसमें जियाउद्दीन बर्नी ये लिखते हैं कि तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा इसमें वर्णन है, ठीक है। देखिए अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है ना। अकबर के शासनकाल का प्रशासन तथा राजनीतिक का चित्रण किया गया है अकबरनामा में। अकबरनामा में क्या होगा, अकबर के शासनकाल का प्रशासन और उनके राजनीतिक जो शासन व्यवस्था है, प्रणाली है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपसे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, BPSC बहुत बार पूछा है, पूछता है कि बाबरनामा जो है यह जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखी गई, तो ये हो जाता है तुर्की भाषा में लिखा गया, जिसका फारसी अनुवाद जो है बाबर नामा कहलाया, है ना। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन काल में, है ना, खुद का अपना जीवनी लिखा, बायोग्राफी खुद लिखा, ठीक है। इसको एक बार और देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबर नामा कहलाया। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखी है, ठीक है। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछे जाते हैं आपके सवाल। कहता है कि इब्न बतूता ने, इब्न बतूता का जो पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत BBI आपके लिए हो जाता है ना। इब्न बतूता का जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला, ठीक है। पूछा जाता है कि इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता जो है किसके समय में भारत आया था, है ना, और ये मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का यात्री था, है ना, मार्कस का यात्री था, कौन, तो इब्न बतूता। और ये मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के सबसे पढ़े लिखे जो सम्राट सुल्तान थे उन्हीं के समय में आया था, है ना। विश्व यात्रा के दरमियान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया, और भारत आने के बाद यह 14 वर्ष रहा। सुल्तान इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया,
है ना। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया किसको? इब्न बतूता को। और इब्न बतूता ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रेहला, है ना। सिक्कों के अध्ययन के जो प्रश्न पूछा गया है आपसे बहुत बार बीपीएससी, अगर आप 10 सालों का प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। और बीपीएससी ऐसा नहीं है किसी किताब से ही प्रश्न बना लेता है, ऐसा नहीं है। उसके पास 2 ही सोर्स होते हैं, एक एनसीईआरटी की किताबें होती है ना, और एक जो एससीईआरटी जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये उसके पास रहेगा। निश्चित तौर पे जो प्रश्न बनाते हैं उनके पास ये किताबें होती हैं, समझे। चलिए आगे देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, है ना। न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अब देखिए यहाँ के कहता है कि शेरशाह, है ना। अब देखिए शेरशाह और सासाराम, सासाराम को वर्तमान में रोहतास जिला के नाम से भी जानते हैं। तो शेरशाह का जो आप देखते हैं समाधि जो स्थल का है तो यहाँ सासाराम में ही पड़ता है, ठीक है। और ये शेरशाह से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बिहार में जब आप एग्जाम देते हैं बिहार से तो शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का, है ना, इसे याद रखिएगा। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन कहाँ है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका मनेर हो जाता है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि समाधि भवन किस संत का, है ना, कला के क्षेत्र में उच्च कोटि का उदाहरण बन जाता है, तो ये हो जाएगा मखदूम शाह दौलत हो जाएंगे, ठीक है। वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। पूछा जा सकता है कि शिव मंदिर के निर्माण के लिए कौन से राजा हैं जिन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान किया था, तो वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए, ठीक है। अगला देखिए, रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त हो जाता है ना। देखेंगे रोहतासगढ़ में निर्मित जो हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण के लिए भी मान सिंह ने क्या किया, इनको भी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है। एशामी, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। एशामी हम लोग देखेंगे, है ना। एशामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा, है ना। पूछे एशामी जो है अपनी पुस्तक जिसका नाम है फतह उस सलातीन, फतह उस सलातीन, पूछा जाता है किताब से तो रहेगा ही रहेगा। जब यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, तो किताब से देखिएगा, किताब से डायरेक्ट पूछ देता है किसका राइटर कौन है ना, किसका चर्चा मिलता है। तो शामी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है फतह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था, है ना। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने वाला फैसला था, है ना। एशामी ने क्या कहा कि दिल्ली के जो, दिल्ली को हम लोग दिल्ली बोलते हैं, है ना, पहले दिल्ली बोला जाता है। सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था, ठीक है। और क्या होता था उस समय अगर देखा जाए तो भद्दी भद्दी गालियों का लेटर और बहुत सारा चीज़ें सुल्तान के आंगन में फेंक दिया जाता था। सुल्तान को गुस्सा आया, है ना, और ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान मतलब दिल्ली के लोगों को सजा देने के लिए राजधानी ही परिवर्तित कर दी, है ना। और यही देखिए, यही कहता है कि दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और सारे लोगों को, है ना, सारे लोगों को वहाँ दौलताबाद ले गए, सारे लोगों को पैदल ही ले गए, जिनकी हालत ख़राब हो गई तब जा कर के। इसीलिए कुछ ऐसा काम मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं जिसके वजह से ये असफल हो जाते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, अध्याय हमारा दूसरा है ना, अध्याय हम लोग का दूसरा हो जाता है। हम लोगों ने पहला अध्याय खत्म किया, नए राज एवं राजाओं का उदय है, नए राज एवं राजाओं का उदय हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है कौन हो जाता है, तो दंती दुर्ग होगा, है ना। दंती दुर्ग होते हैं राष्ट्रकूट के संस्थापक, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत में स्थापित किया, ठीक है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ हो जाती है, मान्यखेत हो जाता है, और राष्ट्रकूट की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है। विदर्भ देखते बहुत सारे किसान यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। ज़मीन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान
मतलब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा इनको उपज का जो आमदनी है प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए विदर्भ की घटना जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो आप देखते होंगे। आप देखिए कलिंग जो उड़ीसा में है ना, और कलिंग के बारे में शायद इतिहास पढ़ने वाले लोगों को सब पता होगा। कलिंग जो है हाथियों के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन अशोक सम्राट के साथ जो कलिंग का जो घटना है, इतिहास हमेशा उसे भुला नहीं पाएगा। आप तो अलग बात है, आप भुला पाए ये अलग है, लेकिन इतिहास कभी से भुला नहीं पाएगा। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन, प्रजा ने स्वयं गोपाल को राजा चुना है। प्रजा ने स्वयं गोपाल को क्या किया? राजा चुना। बिहार और बंगाल के प्रथम शासक कौन हो जाते हैं? गोपाल का चयन जो है, ठीक है, किसने किया? खुद स्वयं वहाँ के लोगों ने किया है। आगे देखिए, आगे कहता है यहाँ पे कि चोल वंश का संस्थापक है ना, चोल वंश का जो संस्थापक है कौन हो जाता है? विजयालय हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन होगा? विजयालय हो जाएगा। देखिए इसमें और भी डिटेल्स में करने लगेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, देखिए स्थानीय स्वशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। स्थानीय, प्राचीन भारत में, यानी कि भारत का अगर हम लोग पंचायती राज का व्यवस्था देखेंगे या स्थानीय स्वशासन प्रशासन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें याद आता है चोल वंश का, ठीक है। और चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय हो जाता। विजयालय ने अपनी राजधानी उरैयूर में बनाई थी, उरैयूर में, और उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह बनाया था बाघ को, है ना। प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। और यही चोल वंश के साथ नौसेना थी, नौसेना कहें या जल सेना कहें, है ना, नौसेना और जल सेना थी इनके पास, और स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे याद रखिएगा। चोल वंश का जो संस्थापक हम लोगों ने किसको देखा? विजयालय को देखा। इन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर में स्थापित किया और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हो जाता है बाघ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लें। कनौज के लिए संघर्ष, है ना। कनौज हमेशा एक संघर्ष का पॉइंट रहा है, मुद्दा रहा है 3 सम्राटों के लिए, जिसके वजह से तीनों सम्राट उसके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, है ना। कनौज के लिए संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार जो है वो शामिल हो जाते हैं, और दक्कन के राष्ट्रकूट शामिल होते हैं, और बंगाल और बिहार के जो सम्राट हैं उनका नाम है, मतलब वो शासक पाल है। तीनों इसी संघर्ष में उलझ करके खुद अपने आप को मिटा लेते हैं, है ना। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष है किसके लिए होता है? कनौज में आधिपत्य जमाने के लिए, है ना। जिसका कनौज पर अधिकार हो जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शामिल हुआ, दक्कन के राष्ट्रकूट शामिल हुए, और बंगाल के पाल शामिल हुए, और तीनों उलझ करके, है ना, बर्बाद हो गए, पतन हो गया। देखिए तारीख़े हिंद पूछा जा सकता है कि तारीख़े हिंद पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, है ना। तारीख़े हिंद पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो अलबरूनी हो जाते हैं। सामंतवादी व्यवस्था देखिए पूछा जा सकता है, सामंतवादी व्यवस्था क्या है? तो भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं, है ना। समझ में आया होगा। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? राजा होता था, है ना। सामंतवादी व्यवस्था में कहता है कि प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होता है वो राजा होता है ना। गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम को कहते हैं हम लोग। गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम है, और ये बहुत ही VVI आपके लिए हो जाता है। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने क्या किया था? पराजित किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था, और नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने क्या किया? पराजित किया था। देखिए नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कनौज बनाया था, ठीक है। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये देखिए कनौज बना दिया इन्होंने अपनी राजधानी, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कनौज बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया कि मटेरियल कितना ज़बरदस्त है ना। अगर इसका एक बार अच्छा से अध्ययन कर लिया जाए तो BPSC बहुत बड़ी बात नहीं होता है ना। बल्कि हम लोग निचोड़ एक सारांश पढ़ रहे हैं, अगर डिटेल्स पढ़ेंगे तो और सारी कहानी उसमें मिल जाएगा, है ना।
चलिए, इससे ही फ़ायदा आपको हो जाएगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा। कहीं कहीं जहाँ लगता है कि हमको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहिए, हम बता देंगे, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कनौज बनाया था, ठीक है। देखिए, स्थानीय स्वशासन, मैंने उसी समय चर्चा किया था, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाने वाला जो शासन प्रणाली है वो चोल है। अगर आप मेंस में लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को, तो ज़रूर आप चोल शासन प्रणाली की जो विशेषता थी उनकी, है ना, उसको ज़रूर आप बताइएगा। तो स्थानीय स्वशासन जो है चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी, है ना। और चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, और ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऊर, जिसको हम लोग जनसाधारण की सभा बोलते हैं। पहला क्या है, ऊर हो जाता है। ऊर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसाधारण की सभा बोलते हैं, है ना, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद देखिएगा सभा या महासभा, है ना। दूसरा जो हो जाता है ग्राम सभा, सभाओं में जो उल्लेख किया गया है 3 प्रकार का, उससे पहला हम लोगों ने ऊर देखा जो जनसाधारण की सभा होती है, और दूसरा होता है सभा और महासभा जिसमें वरिष्ठ या ब्राह्मण की, इसे अग्रहार भी कहा जाता है ना। इसको अग्रहार भी कहा जाता है, किसको, सभा या महासभा को। और तीसरा जो हो जाता है वो है नगरम, जो व्यापारी की सभा होती है। तीसरा क्या हो जाता है, नगरम हो जाता है ना। समिति को वरीयम कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। समिति को वरीयम कहते हैं, और गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता है, ठीक है। गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को क्या कहते हैं, अग्रहार कहा जाता है। और यहाँ देखिए, राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया, और वहाँ से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा, और यह शहर गंगाई कुंड चोलपुरम कहलाया, है ना। कौन ले गया, तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया, और वहाँ के गंगा को पानी को लेकर अपने नए नगर में प्रवेश हुआ, और उसका नाम रखा गंगाई कुंड चोलपुरम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। अगला है, राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया। पूछा जा सकता है कि चोल वंश का कौन ऐसा सम्राट था जिसने सबसे ज़्यादा विशाल सेना का गठन किया। एक विशाल सेना का गठन राजेंद्र चोल के द्वारा किया जाता है। और देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल शासकों ने बनवाया, और राजा चोल प्रथम ने इसको क्या किया, बनवाया था, है ना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया। कभी कभी ये भी पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए चोल कौन सम्राट था, तो ये देखिए, ये कौन हो जाएगा, राजराज प्रथम हो जाते हैं, है ना। राजा प्रथम हो जाते हैं जिन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, है ना, किस शासक ने बनवाया, तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना। तो ये कौन होते हैं, चोल शासक हो जाते हैं। चोल शासक में कौन बनवाया, तो राजराज, है ना, राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंगाल और बिहार का जो पाल वंश है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाएगा बीपीएससी के टीचर के एग्ज़ाम में, और बीपीएससी के सिविल सर्विस जो 70 का बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। तो लंबा वीडियो ना हो जाए, है ना, इसको हम लोग, अगर आप लोग कहेंगे डिमांड के अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे, इसको लंबा वीडियो करना है या शॉर्ट में ही करना है ना, उस अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करिए, थोड़ा एनर्जी भी मिलता रहे, ठीक ना। क्योंकि आदमी, आप पढ़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी कुछ इसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।